एप 1 एंड 2। माँ, क्या हम वाकई ऐसा करने जा रहे हैं? कोई मर जाएगा। निहारिका डरते हुए अपनी माँ से बोली। निहारिका की माँ मेनका जी डांटते हुए अपनी बेटी से बोली, बकवास, अगर यह कमीना नहीं मरा, तो हम यंग मास्टर अतुल को उसकी संपत्ति दिलाने में कैसे मदद कर सकते हैं? तुम सिंह परिवार की युवा मालकिन कैसे बन सकती हो? सिटी हॉस्पिटल में, शौर्य रनावत हॉस्पिटल के बिस्तर पर बेहोश पड़ा था। उसके बगल में एक मोटी, बड़े कानों वाली, पीले चेहरे वाली भयंकर आंखों वाली महिला खड़ी थी। और एक 18 या 19 साल की लड़की थी जिसने आकर्षक कपड़े पहने थे। उसकी आंखों में झिझक थी, लेकिन उससे ज्यादा लालच थी। एक नर्स कांपते हाथों से सिरिंज पकड़े हुए थी, उसका चेहरा झिझक और भय से भरा हुआ था। लड़की सही कह रही थी। सिरिंज में जहर था, जिससे अंग काम करना बंद कर सकते थे। और जान भी जा सकती थी। वह लोगों को मार रही थी। पीले चेहरे वाली महिला ने नर्स से क्रूरता से कहा, समय बर्बाद मत करो, जल्दी से इंजेक्शन लगाओ, नहीं तो मैं पुलिस को बता दूंगी कि तुम बच्चे को बेच रही हो। नर्स अचानक घबरा गई, और बिना किसी हिचकिचाहट के, वह अपनी आंखों में क्रूरता के साथ एक सिरिंज के साथ शौर्य रनावत की ओर चली गई। जब सुई चुभने वाली थी, तो शौर्य रनावत ने अचानक से अपनी आंखें खोलीं। आह! नर्स इतनी डर गई कि वह चीख पड़ी और लगभग जमीन पर गिर पड़ी। शौर्य रनावत, जो जाग गया था, उसके चेहरे पर एक अजीब सी झलक थी और उसने कहा, मैं अभी तक मरा नहीं हूं। ये कहाँ है? जब उसने उन माँ और बेटी को अपने सामने देखा, और फिर चारों ओर और खिड़की से बाहर देखा, तो 1000 साल से धुंधली यादें धीरे धीरे स्पष्ट हो गईं और तूफान की तरह बाहर निकल आईं। उसकी अभिव्यक्ति अचानक भय से भर गई, और उसका दिल एक उग्र समुद्र की तरह था। क्या ये सब सच है या सपना? इस समय, शौर्य अभी एक 18 साल का इंटरमीडिएट का छात्र था, जो कॉलेज की प्रवेश परीक्षा देने वाला था। माँ और बेटी यानी उसकी प्रेमिका निहारिका शर्मा और भावी सास मेनका शर्मा थी, लेकिन वो दोनों चिंता जताने नहीं, बल्कि उसकी हत्या करने आई थीं। शौर्य रनावत के पिता बचपन में ही गायब हो गए थे, और अपनी मां सविता रनावत द्वारा संचालित एक सौंदर्य प्रसाधन कंपनी को पीछे छोड़ गए थे। ये दिल्ली में एक प्रसिद्ध स्टार उद्यम है, और शौर्य रनावत भी एक प्रसिद्ध अमीर दूसरी पीढ़ी से हैं। हालांकि, मेरे दादा सिंह के परिवार की दुष्ट महत्वाकांक्षाएं थीं, और वह रनावत परिवार की संपत्ति को जब्त करने के लिए सिंह परिवार ने कई साजिशें रची। उन्होंने रनावत परिवार की कंपनी को बदनाम करने के लिए गुप्त रूप से काम किया, जिससे कंपनी बदनाम हो गई और भारी कर्ज में डूब गई। शौर्य के चचेरे भाई अतुल ने शौर्य के खिलाफ एक चाल चली, जिससे शौर्य बास्केटबॉल खेल में गिर गया और बेहोश हो गया। अतुल ने शौर्य की प्रेमिका निहारिका के साथ संबंध बनाए और उसे शौर्य को जहर देने के लिए कहा। निहारिका ने नर्स को शौर्य को जहर देने के लिए मजबूर किया, जिससे शौर्य की मौत हो गई। शौर्य की मां सविता जी, जो पहले से ही अत्यधिक काम से परेशान थी, बुरी खबर सुनकर बीमार पड़ गई। उसकी बीमारी के दौरान, सिंह परिवार ने एक बार फिर उसे रनावत परिवार की संपत्ति सौंपने के लिए मजबूर किया। शौर्य की मां ने सारी उम्मीदें खो दी और इमारत से कूदकर अपनी जान दे दी। शौर्य की मौत के बाद, सिंह परिवार ने रनावत परिवार की संपत्ति को जब्त कर लिया। शौर्य के अच्छे भाई रवि न्याय की तलाश में सविता जी द्वारा गोद लिए गए एक अनाथ राहुल को लेकर आए। तब अतुल ने रवि के पैर तोड़ दिए और वो विकलांग हो गया। राहुल, जो अभी केवल 6 या 7 साल का था, उसको मानव तस्करों को बेच दिया गया था और तब से वह लापता है। हर शब्द, खून और आंसू की हर बूंद, उसकी हड्डियों में अंकित नफरत में बदल गई। हजारों साल बाद भी, वह इसे नहीं भूल पाएगा। शौर्य को जागते हुए देखकर, निहारिका एक पल के लिए घबरा गई, लेकिन वह जल्दी से शांत हो गया और ठंडे चेहरे से कहा, तुम इतने मूर्ख क्यों हो? तुम गेंद खेलते समय गिर सकते हो। और मेरी माँ भी तुम्हें देखने के लिए काम छोड़ देती है। निहारिका की माँ मेनका जी ने तिरस्कार के साथ कहा, घर पर इतनी बड़ी बात हो गई, और तुम्हारा मन अभी भी गेंद खेलने का है। तुम वास्तव में बेकार हो। तुम दिवालिया होने के लायक हो। ये निहारिका ही थी जिसने शौर्य का पीछा करने की पहल की थी। शुरुआत में, वे, माँ और बेटी, शौर्य के प्रति आज्ञाकारी और देखभाल करने वाली थीं। लेकिन ये जानने के बाद कि रनावत परिवार की सौंदर्य प्रसाधन कंपनी दिवालिया होने वाली थी, उन्होंने तुरंत अपना चेहरा बदल लिया, और वे समय समय पर उस पर व्यंग्य करना शुरू कर दी। ये सोचकर कि शौर्य अब निहारिका के लायक नहीं था। अंत में, निहारिका ने अतुल के साथ संबंध बनाए। वे दोनों इतने क्रूर थे कि उन्होंने उसे को मार डाला और अतुल को उसके परिवार की संपत्ति जब्त करने में मदद की।
शौर्य को ये सब सोचकर अभी उसे ऐसा लगा कि उसके सीने में इस दुष्ट माँ और बेटी के प्रति जानलेवा इरादा उबल रहा है। लेकिन वो जल्द ही खुद को शांत कर लिया। एक अमर राजा के रूप में उनका मन इतना मजबूत था, उन्हें इतनी आसानी से कैसे मौत दिया जा सकता है। चूंकि आंटी बहुत व्यस्त हैं, तो चलो पहले वापस चलते हैं। वैसे भी मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं है। शौर्य ने मुस्कुराते हुए अपने गुस्से को दबाते हुए निहारिका कहा। निहारिका को गुस्सा आया और उसने कहा, तुम मेरी माँ से कैसे बात कर सकते हो? तुम्हारे पास बिल्कुल भी शिष्टाचार नहीं है। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ? क्या यह इसलिए नहीं है क्योंकि मेरी बेटी को तुम्हारे लिए दुख है और उसने मुझे यहाँ आने के लिए परेशान किया है? मेनका जी ने गुस्से से शौर्य को देखते हुए कहा। शौर्य ने मन ही मन उपहास किया, आपको डर है कि अगर आपने मुझे जहर दिया तो समस्याएं होंगी, इसलिए आप यहाँ निगरानी करने आई हैं, है ना? नज, इसे जल्दी से इंजेक्शन दे दो ताकि मैं काम पर वापस जा सकूं। मेनका जी ने आग्रह किया। ऐसा लग रहा था कि वह शौर्य को मारने के लिए आतुर थी। शौर्य ने कहा, नज, मैं अभी अभी गिरा हूं और मुझे कहीं चोट भी नहीं लगी है, तो मुझे इंजेक्शन की जरूरत नहीं है, है ना? मैं नस को दोषी महसूस हुआ और उसका चेहरा अचानक बदल गया। मेनका जी ने नस को गुस्से से घूरा और फिर कहा, ये इंजेक्शन कोई साधारण इंजेक्शन नहीं है। ये तुम्हारे शरीर के लिए अच्छा है। इससे न केवल तुम्हारी चोट जल्दी ठीक हो सकती है, बल्कि यह तुम्हारे शरीर को मजबूत भी बना सकता है और तुम्हारे रंग रूप को भी निखार सकता है। देर मत करो, जल्दी से इसे लगवा लो। ये इंजेक्शन महंगा है, इसे बर्बाद मत करो। मेनका जी की बात सुनकर अब शौर्य को हंसने का मन कर रहा था। ये लालची औरत उसके शरीर को मजबूत बनाने और त्वचा को सुंदर बनाने जैसी बकवास भी बना सकती थी। ये बदमाश औरत वाकई लोगों को बेवकूफ बनाने में माहिर थी। चूंकि ये दवा इतनी अच्छी है, इसलिए मैं इसे आपको दे दूंगा, आंटी। इसे अपना सम्मान समझें और अगर आपका मन हो तो आप ये इंजेक्शन खुद लगवा लें। आपके सेहत के लिए फायदेमंद होगा। शौर्य ने ये कहने के बाद नस से सिरिंज छीन ली और मेनका जी की तरफ तेजी से बढ़ गया। निहारिका का चेहरा एकदम बदल गया और वह चिल्लाई, शौर्य, ये तुम क्या कर रहे हो? वही मेनका जी का चेहरा डर से पीला पड़ गया। वो पलटी और वहां से भागना चाहती थी, लेकिन शौर्य ने उन्हें तुरंत पकड़ लिया। वो अपने दिल ही दाल में मेनका जी की हालत देख मुस्कुराया और फिर वो एकदम से जानबूझकर लड़खड़ाया और जमीन पर गिर गया। उसके हाथ में पकड़ी हुई सिरिंज मेनका के नितंबों में चुभ गई। आह, मदद! मेनका जी इस वक्त एक बलि दिए जा रहे सुअर की तरह तेज से चिल्लाए। मुझे माफ करना, आंटी, मेरा ऐसा करने का इरादा नहीं था। लेकिन आपने कहा कि इस दवा का त्वचा को सुंदर बनाने और पोषण देने पर चमत्कारी प्रभाव पड़ता है, इसलिए ये ठीक होना चाहिए, है ना? शौर्य के चेहरे पर माफी के भाव थे, लेकिन उसकी आंखें ठंडी थीं और शौर्य की हत्या की मंशा फैल गई। अगर यह जहरीली माँ और बेटी नहीं होती जिसने उसे मार डाला था, तो उसके बाद जो त्रासदी हुई वह नहीं हुई होती। अब वह निहारिका और मेनका जी को वो सारे दर्द पहुंचाना चाहता था। ठीक इसी समय फोन की घंटी बजी। ये शौर्य की माँ सविता जी का फोन था। बेटा, आजकल तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? फोन के दूसरी ओर सविता जी की थकी हुई और कर्कश आवाज आई। इस समय ब्यूटी प्रोडक्ट कंपनी दिवालियापन के संकट का सामना कर रही थी, क्योंकि उसे सिंह परिवार द्वारा फंसाया गया था। शौर्य के पिता द्वारा उनके लिए छोड़ी गई एकमात्र चीज की रक्षा के लिए सविता जी हर जगह मदद के लिए गिड़गिड़ा रही थी और भीख मांग रही थी। माँ, मैं ठीक हूँ, मुझे आपकी बहुत याद आई। शौर्य मौके पर ही फूट फूट कर रोने लगा। भले ही वह एक अमर राजा था जिसका दिमाग चट्टान की तरह सख्त था, लेकिन वह इस समय अपनी भावनाओं को दबा नहीं सका। तुम छोटे बच्चे, तुम्हें सच में मेरी याद आती है। मैं देख रही हूं कि तुम्हारे पास या तो पैसे की कमी है, या फिर तुम किसी झगड़े में पड़कर फिर से मुसीबत में पड़ गए हो। सविता जी ने डांटा। नहीं, मेरे पास अभी भी पैसे हैं और मैंने लड़ाई नहीं की। मैं बस इतना कहना चाहता था, माँ, आप इतनी मेहनत और थकी हुई हैं और मुझे आपके लिए दुख है। शौर्य तुरंत खुद को कंट्रोल करते हुए बोला। सविता जी की कॉल ने अचानक शौर्य को जगा दिया। साधना की दुनिया में यह उसकी गहरी नफरत की वजह से था जिसके कारण वह बहुत हिंसक हो गया था और उसके भीतर के राक्षसों को खत्म करना मुश्किल था। वह बेड़ियों को तोड़ने में असमर्थ था, अन्यथा 5 अमर लोगों का चुपके से हमला सफल नहीं होता। अब जब उसने एक नई शुरुआत की है, तो वह फिर कभी वही गलती नहीं करेगा।
उसे खुद पर नियंत्रण रखना चाहिए और बदला लेना चाहिए, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अपने आसपास के लोगों को चोट लगने से बचाना चाहिए और उन्हें खुशी से जीने देना चाहिए। फोन रखने के बाद शौर्य ने निहारिका और उसकी मां को ठंडी नजरों से देखा और वार्ड से बाहर चला गया। शौर्य के जाने के बाद मेनका जी ने तुरंत अपने नितंबों को ढक लिया और चिल्लाए, एंटीडोट एंटीडोट, मुझे जल्दी से एंटीडोट दे दो, मैं मर रही हूं। उसी समय ब्रांडेड कपड़े पहने एक सुंदर युवक अंदर आया। उसकी आंखों में एक ठंडी नजर थी और उसने नस को अपने हाथ में एक नीली कांच की बोतल फेंकते हुए गहरी आवाज में कहा, तुम इतना छोटा सा काम भी नहीं कर सकती, तुम बेकार हो। ये युवक कोई और नहीं अतुल था, शौर्य का चचेरा भाई और सिंह परिवार का सबसे बड़ा बेटा, जो इस शहर के 4 प्रमुख परिवारों में से एक था। उसके हाथ में कांच की बोतल में जहर की दवा थी। मेनका जी ने जल्दी से एंटीडोट का इंजेक्शन लगाने के बाद घबराहट में कहा, मिस्टर सिंह, इस बार तो बस एक दुर्घटना थी। अगली बार हम निश्चित रूप से इसे अगली बार कर पाएंगे। निहारिका ने तुरंत आगे बढ़कर अतुल की बांह पकड़ी और एक चुलबुली आवाज में बोली, हे बेबी, वो रनावत परिवार अब लगभग खत्म हो चुका है। हमें अभी भी उसे क्यों पकड़ना है? मैं अब उसका पीछा नहीं करना चाहती। मेरे दिल में सिर्फ तुम ही हो। जब मैं उसे देखती हूं तो मुझे बीमार महसूस होता है। तुम क्या जानती हो? रनावत परिवार का ब्यूटी प्रोडक्ट कंपनी एक पुराना ब्रांड है। ये बहुत मूल्यवान है। एक बार ये मेरे परिवार के हाथों में पड़ जाए तो ये थोड़े से प्रबंधन के साथ सोने की खान बन जाएगी। अतुल ने निहारिका से कहा, ये सच है। रनावत परिवार की ब्यूटी प्रोडक्ट कंपनी हमेशा पारंपरिक चीनी चिकित्सा पर आधारित रही है, जिसमें रासायनिक उत्पादों को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है और इसका प्रभाव बहुत महत्वपूर्ण है। अगर सविता जी ने पहले शौर्य पर इतना ध्यान केंद्रित नहीं किया होता, तो वह बहुत पहले ही ब्यूटी प्रोडक्ट कंपनी का अंतर्राष्ट्रीयकरण कर चुकी होती। सिंह परिवार ने इसकी विशाल व्यावसायिक क्षमता को देखा और इसे प्राप्त करने के लिए हर संभव प्रयास किया। अतुल की यह बात सुनकर मेनका जी की आंखें तुरंत चमक उठीं और उन्होंने कहा, हाँ हाँ, मास्टर सिंह सही कह रहे हैं। हम उस आदमी को अभी जाने नहीं दे सकते। निहारिका, तुम्हें बस कुछ और दिन सहना होगा और उस आदमी के करीब जाने की कोशिश करनी होगी और मौका ढूंढना होगा। एक औरतों का दिल सबसे ज्यादा दुष्ट होता है। पैसे की खातिर वे न केवल दूसरों को नुकसान पहुंचाना चाहती हैं, बल्कि वे अपनी बेटी की खुशी को भी बेच सकती हैं। डॉट डॉट हॉस्पिटल के बाहर गार्डन में पत्थर की बेंच पर बैठने के बाद, जहां कई मरीज आराम कर रहे थे, वहां शौर्य ने पाया कि उसने अपनी सारी साधना खो दी थी, लेकिन उसके दिमाग में कुछ ज्ञान अभी भी मौजूद था और वह मदद नहीं कर सका, लेकिन हंसी में फूट पड़ा। हालांकि शौर्य साधना की दुनिया में शक्तिशाली है, लेकिन वह सबसे मजबूत नहीं है, क्योंकि उसकी एक सबसे बड़ी कमी है, वह ये कि उसके पास कोई नश्वर शरीर नहीं है, बल्कि वह एक भटकता हुआ अमर है। अब जबकि उसका पुनर्जन्म हो चुका है और उसका शरीर अभी भी मौजूद है, उसे विश्वास है कि पुनर्निर्माण के बाद वह पहले से कहीं अधिक मजबूत हो जाएगा। अचानक शौर्य का पूरा शरीर हिंसक रूप से कांपने लगा, उसकी हंसी तेज हो गई, उसकी अभिव्यक्ति एक पागल की तरह थी और उसका चेहरा आंसुओं से भर गया। माँ, रवि और राहुल, मैं वापस आ गया हूँ। मैं तब अक्षम था, लेकिन अब मैं उन सबको फिर कभी चोट नहीं पहुंचाने दूंगा। जब शौर्य अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहा था, अचानक गुस्से से भरी एक ठंडी आवाज ने चिल्लाया, चुप रहो। शौर्य से थोड़ी दूर पर एक सफेद बालों वाला लेकिन बेहद राजसी बूढ़ा आदमी व्हीलचेयर पर बैठा था और उसके बगल में एक लंबी खूबसूरत लड़की खड़ी थी, जिसका चेहरा चमकते चांद की तरह था और वह बस शौर्य को डांट रही थी। एक डॉक्टर एक बूढ़े आदमी को एक्यूपंक्चर दे रहा था और जाहिर तौर पर शौर्य की हंसी से परेशान था, जिससे लड़की नाराज हो गई। लड़की की शक्ल सूरत साफ साफ देखने के बाद शौर्य दंग रह गए। वह इस लड़की को जानता था, उसका नाम शनाया राठौर था और वो दोनों साथ में एक मिडिल स्कूल के छात्र थे। हालांकि ये शनाया राठौर एक महान हस्ती थी, स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की, पढ़ाई में सबसे होशियार, शनाया राठौर परिवार की सबसे बड़ी बेटी, दिल्ली शहर का सबसे अमीर परिवार। एक लड़की जिसके पास सुंदरता, बुद्धि और धन है, निस्संदेह दिल्ली शहर के सभी पुरुषों का क्रश है, जिसमें 1000 साल पहले शौर्य भी शामिल है। ये सिर्फ इतना है कि शनाया राठौर बहुत अलग है और दोनों के बीच कभी कोई मुलाकात नहीं हुआ है। शौर्य डॉक्टर के हाथ में सुइयों को देखने से खुद को रोक नहीं पाया, उसने थोड़ा भौहें सिकुड़ी और कहा, आपका एक्यूपंक्चर बेकार है। उनके शब्दों ने तुरंत डॉक्टर में असंतोष पैदा कर दिया और कहा, क्या आप एक्यूपंक्चर समझते हैं?
नहीं, शौर्य ने अपना सिर हिलाया। वह वास्तव में एक्यूपंक्चर को नहीं समझता था, लेकिन वह मेरिडियन को समझता था। बूढ़े आदमी के पैर के मेरिडियन अवरुद्ध थे और एक्यूपंक्चर का उद्देश्य मेरिडियन को खोलना था। लेकिन डॉक्टर का एक्यूपंक्चर स्पष्ट रूप से काम नहीं कर रहा था। डॉक्टर तुरंत क्रोधित हो गया और कहा कि उसे समझ में नहीं आया कि वह क्या बकवास कर रहा है। लेकिन इससे पहले कि वह अपना मुंह खोल पाता, उसने शनाया राठौर को ठंडे स्वर में कहते सुना, अगर तुम नहीं समझते तो चुप रहो। ये देखा जा सकता है कि वह इस समय बहुत गुस्से में थी। ये डॉक्टर एक प्रसिद्ध एक्यूपंक्चरिस्ट था और बड़ी मुश्किल से उसे बुलाया गया था। अगर वह क्रोधित होता तो दादाजी के पैर की कोई उम्मीद नहीं होती। शायद पिछले जन्म में अगर शनाया राठौर ने शौर्य से यह कहा होता तो वह आज्ञाकारी रूप से चुप हो जाता, लेकिन अब वह कौन है? एक अमर राजा जो साधना की दुनिया में अनियंत्रित रूप से चलता है, वह आप जैसी युवा लड़की को बार बार उसे डांटने की अनुमति कैसे दे सकता है? धमाका! शौर्य की आंखें चौड़ी हो गईं और अचानक एक शक्तिशाली आभा उसके ऊपर छा गई। जैसे कि एक जबरदस्त शक्ति हो। अमर राजा की महिमा का उल्लंघन नहीं किया जा सकता था। डॉक्टर और शनाया ने अभी तक कुछ भी नोटिस नहीं किया था, लेकिन बूढ़े आदमी का चेहरा अचानक बदल गया और उसने चिल्लाया, शनाया, पीछे हटो। बूढ़े आदमी की आवाज ने शनाया राठौर को तुरंत पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। उसी समय शौर्य भी स्तब्ध था, उसके चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान थी। उसके शरीर पर राजसी आभा तुरंत गायब हो गई। ऐसा लग रहा था कि उसने साधना की दुनिया में जो शत्रुता विकसित की थी, वह बहुत भारी थी और इसे पूरी तरह से नियंत्रित करना इतना आसान नहीं था। युवक, तुमने कहा था कि डॉक्टर शर्मा का एक्यूपंक्चर अप्रभावी है। क्या तुम्हारे पास मेरे लिए कोई सलाह है? बूढ़े व्यक्ति ने शौर्य से धीरे से पूछा और उसका रवैया ऐसा था जैसे वह वास्तव में विनम्रतापूर्वक सलाह मांग रहा हो। शनाया राठौर तुरंत दंग रह गई, क्योंकि जब से वह याद कर सकती थी, उसने अपने दादाजी को कभी किसी के प्रति इतना विनम्र होते नहीं देखा था। और दूसरा व्यक्ति केवल 18 या 19 साल का किशोर था। आप जानते हैं, बूढ़े आदमी के सामने, यहाँ तक कि मिलने आने वाले मेयर को भी अत्यंत सम्मानजनक व्यवहार करना पड़ता है, और किसी भी तरह से असम्मानजनक व्यवहार करने की हिम्मत नहीं करनी पड़ती।